नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। बीजेपी के कुछ ही महीनों में होने वाले यूपी चुनाव की तैयारी कल ही कैबिनेट के विस्तार में साफ दिखी है, जब 7 क्षेत्रों के हिसाब से मंत्री बनाए गए। ऐसे में राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। अन्य छोटे दल भी सक्रिय हो रहे हैं, नई समीकरण बनाए जा रहे हैं। आज ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी साथ आ गए। भागीदारी संकल्प मोर्चे का ऐलान हो गया। सुनते हैं इन दोनों नेताओं ने आज क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल कैबिनेट का विस्तार करके ये साबित किया कि मैं कोविड से नहीं निपट पाया, मैं देश में शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दे पाया, मैं देश में अमन चैन नहीं कायम कर पाया। ये कल उनके कैबिनेट से साबित हुआ है, ये कैबिनेट से साबित हुआ है। और जो ये लोडर पैदा कर रहे हैं, झुंझुना थमा रहे हैं, जब पिछड़े समाज के 52% आबादी, जब इनको शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति देने के लिए बजट एक भी बैकवर्ड नेता नहीं बोला। 69,000 शिक्षक भर्ती में 16,000 पद 27% रिजर्वेशन से पिछड़ों का लूट लिया योगी जी ने। ये पिछड़े समाज के नेता नहीं बोले। जब बांदा में 13 नियुक्ति होती है, 11 ठाकुर की होती है, कहां थे पिछड़े समाज के नेता जो आज झुंझुना लेके आ रहे हैं समाज में? ये सब जनता सब जानती है। ये काफी जनता जांचेगी, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं जांचेगा। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहूँगा कि ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का। और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। जिनके परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई, जो मर गए, वो आप समझते भूल जाएंगे। वो बीजेपी ये समझ रही है कि चुनाव आते आते तक भूल जाएंगे। अरे भाई 4 लाख से ज्यादा लोग की मौत हुई कोविड से, भूल जाएंगे। हम सुनिए, हम क्या राजभर साहब किसी के गुलाम है कि उनको फायदा पहुंचाए? क्या बात है, फायदा नहीं करेंगे समाज का? जो पिछड़ा समाज जिसकी राजभर साहब बात कर रहे हैं, हम क्या गुलाम है उनके? एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस, ये बात याद रखिए। तो कल देश की राजधानी दिल्ली में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एनडीए के सहयोगी दल, जो कुछ दल हैं, जगह ना मिलने से नाखुश हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी 2016 में बनी और मछुआरे समाज के आरक्षण की मांग करती आई है। ये यूपी में 18% हिस्सेदारी का दावा करती है। इसके प्रमुख संजय निषाद कल कैबिनेट विस्तार से आहत हैं। इनको मंत्रिमंडल में जगह की पूरी उम्मीद थी। वे अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए मंत्रिमंडल में जगह चाहते थे। तो हमारे साथ संजय निषाद मौजूद हैं, उन्होंने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए कैबिनेट में जगह चाह रहे थे। प्रवीण संत कबीर नगर से सांसद हैं, लेकिन जगह नहीं मिली, आप नाखुश बताए गए। तो अब आगे क्या करेंगे? ये हमारी मांग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भाई प्रवीण जी को लाते हैं और उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी देगी। हमारी मांग नहीं, हमारे पार्टी का मुद्दा है आरक्षण का। हमारे पार्टी का मुद्दा है कि जो परिवार इस देश को आजाद कराया हो उसके सम्मान का है, जो संविधान में लिखा हुआ है, मझवार, गौंड, तुरैया, करवार, बुंदास, करोट, कोली, ये 7 नामों से जो है हम लोगों ये परिवार जो है देश को आजाद कराने में अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, उसी चीज को लागू कराने के लिए पार्टी बनी हुई है। हम लोग धैर्य से, बहुत ही संयम से, निष्ठा से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए आए हैं कि इनके अलावा कोई दे नहीं सकती। पीछे तो बहुत उम्मीद के साथ मोदी जी के साथ हम लोग हैं। इन्होंने खुद कहा था कि भाई आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आपको पावर दिए जाएंगे, आपके आरक्षण के मुद्दे को हल किए जाएंगे, आपके ऊपर जो मुकदमे हटाए जाएंगे, आपके समाज का जो रोजी रोटी छीना पिछली सरकारों ने सब वापस किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जरूर कहती है, और इसी के संदेश के साथ हमारे समाज के लोग जुड़े। और भारतीय जनता पार्टी ने किया भी धारा 370 मंदिर के काम को, लेकिन मछुआरों में गंवार समाज है, ये उपेक्षित है, सदियों से सबने ठगा इन्हें। इस 18% आबादी, 160 सीटें मछुआ बाहुल हैं, 70 सीटें ऐसी हैं, 70,000 से ऊपर हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि कल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर ये जगह दिए होते तो 18% मछुआरों को मायूस नहीं होना पड़ता। इनका भी प्रतिनिधित्व होता, इनको भी सहेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था कि अगर सभी जातियों को आपने सहेजा है, कोई कुर्मी के कई नेता बन गए हैं, दर्जन भर नेता तो कुर्मी के हैं पूरे कैबिनेट में, लेकिन 18% आबादी जो एक मुश्त आज के दिन में 2017 में चुनाव लड़े,
2018 2019 में मोदी जी के साथ खड़े रहे और सपा बसपा एक हो गई, फिर भी 40 सीटों को मैंने जीत सुनिश्चित कराई। तो ऐसे में इतना मेजर वोट को मायूस करके पता नहीं क्या उनके लोग हैं, हम तो उनके मित्र हैं भी, आगे भी रहेंगे। हमारा समाज दूर हो रहा है, उसको सहेजना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम तो आज के दिन में उम्मीद करते हैं कि हमारे सामाजिक मुद्दे जो हमारा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कि हम आरक्षण जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद का वादा है। योगी जी ने खुद सदन में आवाज उठाई है, कई बार सड़कों पर आवाज उठाई है, धरना प्रदर्शन किया है। 19 में चुनाव जीतने के बाद विशेषज्ञ हल्की में बैठक भी किया था योगी जी ने। ठीक है संजय जी, मेरा दूसरा सवाल, ठीक है मेरा अगले सवाल है, एक लाइन पूरा होता है। तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है दिल्ली में, और कोई कर नहीं सकता, करना होता तो पीछे कर दिए होते। तो विशेषज्ञ हाल में 2019 से चुनाव के बाद इन्होंने खुद संजय जी मेरे जी ठीक है, सुनिए मेरी बात। संजय जी मेरा, आप कह रहे हैं कि आप 18% वोट हैं, आपके 107 सीटों पर प्रभाव है, तो अपना दल को कैबिनेट में जगह मिल गई है, उनका तो प्रभाव इतनी सीटों पर भी नहीं है, तो क्या इससे कड़वाहट है? देखिए, कड़वाहट हमारे समाज के लोग पूरे प्रदेश में हैं। एक इतने बड़े वोट को नाराज करने का क्या मतलब होता है? अब कैसे सलाहकार रहे क्या नहीं है, इंजीनियर प्रवीण निषाद उनके सांसद हैं, वो जैसा भी उन्हें रखना चाहे रखें। लेकिन हम तो अपने समाज के, भाई एक हफ्ते से चल रहा था कि भाई इंजीनियर प्रवीण निषाद को जगह दिया जाएगा, किया जाएगा। अगर नहीं देना था तो कोई बयान जारी हो जाता कि भाई आप लोगों को दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में जगह दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल की शुरुआत में 2022 तक बीजेपी के साथ रहना है। अगर आपको कोई आश्वासन चाहिए क्या उनसे? कभी निषाद राज ने अपनी सेना को राम को दिया था श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। हम तो इन मंत्रियों को बधाई दूंगा जो कैबिनेट का है, कि भाई इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोरोना पे जो भी दिक्कतें आई हैं वो समाज की सेवा करें। हमारे आरक्षण के मुद्दे बहुत बार सदन में उठे हैं, अनुप्रिया जी ने खुद उठाया है, उसको लागू करें। उत्तर प्रदेश हम लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी से कुछ मांगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खुद के वादे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बीजेपी के खुद के वादे, लेकिन आज यूपी में असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चे के गठन को आप कैसे देख रहे हैं यूपी के चुनावों से पहले? मैं तो बता दिया ना कि ओवैसी को मिलाकर राजभर जी ने सुसाइड नोट टांग लिया है गले में, क्योंकि आला गाजी और राजभर की दुश्मनी है। आला गाजी ने सुहेल देव राजभर की हत्या की थी, वो 36 के आंकड़े हैं राजभर और मुसलमान उनके आदत। ये ऐसा शब्द बोलते हैं कि सारे राजभर हिंदू बन जाएंगे और इधर से उधर चले जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे। ये जिस मुद्दे के लिए राजभर भाई आए थे कि भाई भर जो है अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, हम कैसे लड़ रहे हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में हम सूचीबद्ध हैं, तो हमें संविधान से सुरक्षा चाहिए, हम पिछड़े में हैं नहीं। संजय जी ठीक है, एक और सवाल। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। मैं तो कह दिया ना कि जब तक दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी हटा नहीं देगी तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा समाज अब नाराज हो गया, अब त्रिस्तरीय चुनाव में हट गया, 2022 में हट जाएगा। तो अच्छा एक बार सुनिए, ठीक है, आपने कहा वो सुसाइड नोट है अगर असदुद्दीन ओवैसी और राजभर साथ आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ भी आप कभी रहे थे। आपके बेटे ने गोरखपुर से जो सीट जीती थी तब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो क्या आप समाजवादी पार्टी विकल्प है? क्योंकि आप नाखुश हैं इसलिए पूछ रहे हैं। भाई हमने तो सबको देख लिया ना, हमने तो कहा ना पिछली सरकारों ने किस तरीके से दगा दिया है, तो सबको 70 साल से देखा है ना, किस तरीके से 2017 70 साल से सबको वोट दिया है, तो किसी को टेस्ट नहीं करना है। पिछली सरकारों ने तो और धोखा दिया है। हम आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं किया, बट आज के दिन में कुछ दिया नहीं, हमने दिया उन्हें बहुत कुछ, देंगे। उनकी लगता है कि डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाने से उनको 2022 में आसानी से जीत हो जाएगी, कर देंगे। लगता है आरक्षण दे देने से 2022 में जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि सरकार तो उन्हें बना, अगर संजय देखिए, अगर संजय हमारे मुकदमे वापस करने से हो जाएगा, अगर हमारे लोगों को मुकदमे, हमारी पार्टी के लोगों को समायोजित करने से, ताकत देने से हो जाएगा, वो करेंगे। वो बड़े भाई हम छोटे भाई। आपकी जो तैयारी है ना वो पूरी है, क्योंकि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के बिहार से हैं और आपकी निषाद पार्टी मिलकर यूपी में उतरने वाले हैं, तो तैयारी तो आपकी पूरी है। भाई देखो, मुकेश सहनी भाई
बिहार में आरक्षण की आवाज उठाना चाहिए उन्हें। मैं ही 2017 में आए थे, हम ही उन्हें राजनीति सिखाए, मंत्री बने हुए हैं। बिहार के सारे संगठन इकट्ठे होकर उन्हें अवसर दिया, मैंने उन्हें बिहार में ताकत दिया, उन्हें मदद किया है और वो मदद से जीत गए, 4 सीटें जीते हैं। आज वहां मजबूर सरकार चल रही है और ये आरजीआई ने रिपोर्ट लगा दिया कि केवट मल्लाह को अनुसूचित जाति का दर्जा, जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बंगाल का पार्ट है बिहार, बंगाल में केवट मल्लाह अनुसूचित में है तो बिहार में होना चाहिए। इस मुद्दे की वहां लड़ाई लड़े, हम उनके साथ हैं, वो हमारा साथ दे दें। उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोग अपने सामाजिक मुद्दे को हल कर लेंगे। संजय, बड़े भाई और छोटे भाई की बात की आपने, कहा है कि बीजेपी बड़ा भाई है। अब बड़े भाई जब छोटे भाई को 2022 में उप मुख्यमंत्री बनाएगी तभी संजय निषाद जो छोटे भाई है मानेंगे। भाई हमारे समाज का ये सलाह है भारतीय जनता पार्टी को, सलाह पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है आपस में सलाह मशविरा करके निर्णय लेती है। तो मेरे समाज का सलाह है कि डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाए तो 18% वोट, 160 सीटें एक मुश्त जीत जाएगी। 70 तो ऐसे ही ऐतिहासिक जीत होगी। बिल्कुल। तो ये फ्रीज हो गए। संजय निषाद हमसे बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि 2022 के चुनावों में उनको उम्मीद यही है कि किसी तरह उनको उप मुख्यमंत्री पद का जो आश्वासन है वो उसको निभाया जाए, तो वो साथ रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। संजय निषाद हमारे साथ जुड़े रहे। और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस खबर से हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि जो हिंसा हुई है यहाँ पर, तो यूपी में चुनावी जीत हासिल करने की सीढ़ी कितनी हंगामेदार होने वाली है, इसकी झलक आज राज्य में कई शहरों में देखने को मिली है। यहां से बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन हो रहा है। इस दौरान यूपी के कई जिलों से नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की तस्वीरें आई। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर भिड़ते हुए नजर आए। सीतापुर, फतेहपुर में गोलियां चलने तक की खबरें आई। फायरिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ। बुलंदशहर में भी बीजेपी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। वहीं बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में झड़प हो गई। जौनपुर में उम्मीदवारों में झड़प हो गई। निर्दलीय और भाजपा उम्मीदवारों के समर्थक भिड़ गए। हरदोई में सपा समर्थित उम्मीदवार का नामांकन पत्र फाड़ा तो सपा ने जबरदस्त विरोध किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल ही कहा था कि जिला पंचायत चुनावों के बाद बीजेपी अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी लोकतंत्र का गला घोटने वाली है। बहरहाल आपको बता दें कि कानून की तरफ से जो वहां के उत्तर प्रदेश में कानून के प्रमुख हैं, पहले उनको सुन लेते हैं कि क्या कहना है। तो अब हम प्रशांत जी को सुनेंगे बाद में। कानून व्यवस्था के एडीजी हैं प्रशांत कुमार, उनको बाद में सुनेंगे। लेकिन पहले कमाल खान हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल, जो इस तरह की तस्वीरें आई हैं हिंसा की, वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। क्या हालात इस समय? नहीं, देखिए, बहुत जगह से झगड़े, झंझट, मारपीट, लाठीचार्ज, गोलियां, बम चलने की खबरें आई हैं और कुछ महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता की तस्वीरें आई हैं सामने। लखीमपुर खीरी में जो एक समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, वो कह रही थी कि उनकी साड़ी खींच रहे थे। वो अपने बदन में खरोच के निशान दिखा रही हैं जो लोग उनके साथ छीना झपटी कर रहे थे। एक प्रस्तावक हैं उनकी, वो जब अंदर जा रही थी तो उनकी साड़ी खींच रहे हैं, उनको हाथ पैर पकड़ के पुरुष घसीट रहे हैं वहां पे। बहुत बहुत बेहुदा और तकलीफदेह तस्वीरें हैं। सीतापुर में गोलियां चल रही हैं, उसमें एक आदमी गोली खा के गिरा हुआ है, कुछ लोगों ने हथगोले फेंके हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जौनपुर में बीजेपी के ही 2 विधायक हैं, दोनों के अलग अलग ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं। आरोप लगा कि एक के यहाँ पे कुछ बीडीसी मेंबर्स जो वोटर होते हैं उनको बंद कर लिया गया है या बंधक बनाया गया है। दूसरे के समर्थक 3 गाड़ियां लेके गए, जो गाड़ियां लेके गए उनकी वहां जम के पिटाई हुई, वो लहूलुहान हो गए, सड़कों पे फेंक दिया गया उनको पीट पाट के, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। कई जगह गोरखपुर में कह रहे हैं कि वहां पे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो सपा वालों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इसी तरह इटावा में जो बीजेपी के लोग हैं वो सपा के लोगों के ऊपर हमले का उन्होंने इल्जाम लगाया है। तो इतने बड़े पैमाने पे यह सब हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे हिंसा, वायलेंस, संघर्ष आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है।
और ये पुलिस का पूरी तरह फेलियर है, क्योंकि इसके पहले जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इतने तरह की चीजें हो चुकी थी तो पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए था और ये सब नहीं होना चाहिए था उसकी मौजूदगी में। बिल्कुल कमाल, आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे उससे पहले हम लोग हिंसा की खबरें, हिंसा ज्यादा ना हो उसको लेकर बहुत चिंतित थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं और अगर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के समय इस तरह की हिंसा और इस तरह की स्थिति, बेकाबू होते हुए हालात दिखते हैं तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि जब विधानसभा चुनावों से पहले क्या स्थिति हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह का माहौल बना है, जगह जगह सड़कों पे पथराव हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, बिल्कुल ये जो पॉलिटिकल राइवलरी है ये निजी दुश्मनी में बदलती हुई दिख रही है। इस तरह की चीजें सियासत में नहीं होती। अगर ये विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बुरे होंगे। बिल्कुल, और कमाल मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि अब फिलहाल पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि कई जगह हमने विजुअल्स में देखा, आपने जैसे बताया कि एक महिला के साथ अभद्रता हो रही थी, सोशल मीडिया पे वो विजुअल्स हैं, बहुत ही चिंताजनक हैं। लाठीचार्ज की नौबत आई है, पुलिस वाले भी बचते हुए नजर आए, वो भी अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या समझें, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, बहुत जगह पे तो जिले में जहां ये पुलिस के सामने होता है तो पुलिस का कोई भी अधिकारी जल्दी बयान देने के लिए तैयार नहीं होता है, वो बात ही नहीं करता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी एक बयान जारी किया है, वो आपको भेजा है हम लोगों ने, लेकिन सीतापुर के डीएम या और कई जगहों पे वो बहुत प्लेन तरह का बयान देते हैं, कहते हैं 2 गुटों में संघर्ष हो गया, ये हो गया, पुलिस पहुंच गई है, मुकदमा कायम किया जाएगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कई जगह पे इस तरह के बयान पुलिस देती है। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे में आगे क्या कानून व्यवस्था की रणनीति होनी चाहिए, ये बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर उम्मीदवार अपने नामांकन नहीं दाखिल कर पाएंगे, और ऐसा हमने प्रदेश जो पंचायत अध्यक्ष चुनावों में भी देखा था कि किस तरह से मना लिया गया, एक तरफा हो गया, नामांकन नहीं भरने दिया गया, और अब इस तरफ तो अब ये हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो किस तरह के कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिए नामांकन से पहले? नहीं, देखिए ऐसा है कि पंचायत चुनाव जब भी होते हैं तो उसके नतीजे में बहुत देर तक हिंसा होती रहती है। पहले भी इस तरह की चीजें होती हुई नजर आई हैं। पहले की सरकारों में भी अपहरण और ये सब रुपए पैसे चलते रहे हैं, लेकिन ये जो सड़क के ऊपर ये जो नंगा नाच हो रहा है पहले भी होता था, लेकिन इतना ये पहली बार नजर आ रहा, और ये पूरी तरह पुलिस का फेलियर है। बिल्कुल कमाल खान हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें हैं, जिस तरह से फायरिंग हुई, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, और महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, तो ये एक सवाल खड़ा करती है कि किस तरह के इंतजाम हो सकते हैं कि अब जिस तरह से यूपी में चुनाव करीब आते जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, राजनीति के बाद बात अब किसानों की करते हैं। आज महंगाई के खिलाफ किसानों ने हॉर्न बजाकर सरकार का विरोध किया। देश के कई हिस्सों में किसानों ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। एक रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान गुरुवार को हॉर्न बजाते रहे। हॉर्न के साथ ही सड़क के किनारे सिलेंडर रखकर घंटों तक किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस भी लगी रही। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आम लोग हैं जो महंगाई से परेशान हैं। विपक्ष कमजोर हो गया है, लिहाजा किसान आंदोलन कर रहा है। हम अनाज बेचकर सिलेंडर खरीदते हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। पैसा कोई सब्सिडी में मिल रहा, पैसा कोई फ्री में मिलता है। हम अनाज बेचते हैं अपना, हम अपनी फसलें बेचते हैं और उसके बाद में पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं। जो महंगाई है उसकी मार तो सब पे, हम आम आदमी भी हैं। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर भी काफी तादाद में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ट्रैक्टर के हॉर्न बजाए और सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ के मिनी सचिवालय पर किसानों का धरना प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला। इस दौरान किसान नेता जोगिंदर उग्रावा ने कहा कि किसान महंगाई पर सरकार को जगाने के लिए हॉर्न बजा रहे हैं। हम संकेत का रूप कुछ और दे रहे हैं, हम तो चौकन्ने कर रहे हैं लोगों को। भाई साहब,
हॉर्न इसलिए ना बजाए कि सड़क छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, कि महंगाई को छोड़ दो। संकेत देना चाहते हैं सरकार को कि भाई होश करो, लोग मर रहे हैं, लोगों का कुचुम्बर निकल रहा है, लोगों के घर के अंदर उनकी आमदन से उनका गुजारा नहीं हो रहा, आप खबरदार हो। नहीं खबरदार होंगे, हॉर्न बजाकर उनको संकेत देते हैं कि आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है। इसी के चलते किसान अब कृषि बिल के अलावा महंगाई जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करके इन राज्यों में बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से राहुल सिंह चौहान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, कैसे मुंबई में रक्त का संकट गहराता जा रहा है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर भारती प्रवीण पवार ने आज पदभार संभाल लिया। कोरोना काल में ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और चुनौतियां कई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार का स्वागत। राज्य मंत्री ने तो जमीन को झुककर प्रणाम किया और फिर बारी बारी से दोनों ने अपना पदभार संभाला। जिम्मेदारी नई है और कोरोना को लेकर मीडिया के कई सवाल, तो फिलहाल काम के दम पर अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। कोरोना की दूसरी लहर में भी फिलहाल हालात ऐसे नहीं कि सुकून की सांस ली जा सके, लिहाजा चुनौतियां कुछ कम नहीं। वैक्सीन की कमी को दूर करते हुए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के उपाय, राज्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए मामलों और मौत के आंकड़ों को कम करने को लेकर सख्त और जरूरी कदम, अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आयुर्वेद और एलोपैथी से कोरोना के इलाज पर हाल के हुए टकराव को कम करने की कोशिश, मीडिया से संवाद ताकि पारदर्शिता बरकरार रहे और हर फ्रंट पर तीसरी लहर को लेकर पहले से ही ठोस तैयारी। इस 2 सालों में जो पिछले कई सालों से जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ का जो काम होना चाहिए था वो शायद कम था, अधूरा था, तो ये 2 सालों में वो पूरा ज़्यादा करने की कोशिश भी की गई क्योंकि डिमांड बढ़ गए। और मुझे लगता है कि आज भी हम उसी महामारी से गुजरते हुए प्रायोरिटी जो भी चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसे हम फेस करते हुए काम कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने तैयारी की पोल खोली, पर सरकार ने अपनी इस चूक को कभी नहीं माना। अब मंत्रालय में नए चेहरे के बदलाव ने कोरोना काल में हुई गलती पर मुहर लगा दी। तो अब कोशिश पुराने समय से सबक लेते हुए समस्या से पहले हल निकालने की होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र का। मुंबई में रक्त का संकट गहराता जा रहा है। लोगों की जान बचाने वाले ब्लड बैंक सूखे पड़े हैं। रक्त की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ घाट के ऊपर। ये अमर सेन गुप्ता हैं। ब्लड कैंसर से जूझ रहे अपने 4 साल के नन्हे बच्चे के लिए अलग अलग ब्लड बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। इस वक्त मुंबई के जे ब्लड बैंक पहुंचे हैं। खून देकर अब खून मिलने की आस है। ब्लड बैंक ऑफिसर से बात करते करते रो पड़े। बहुत तकलीफ हुआ साहब। कहाँ गया ब्लड लाने? बहुत जगह, जहाँ सब बोले वहाँ भागते गया खाली। यहाँ पे भी अभी आपने डोनेट किया है ना ब्लड? अभी आया था कल। बोले नहीं। और कोई लोग हैं जो डोनेट कर सकते हैं? हाँ। कहाँ से आए? मलाड से आया। मलाड से? तो आप मुंबई से? मैं गोरापुर से आया इधर। कोई बोला इधर आओ। आपके जान पहचान के लोग नहीं है मुंबई में जो आपके डोनेट कर? नहीं है, बगैर कहना पड़ेगा, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। शाकिब और ज्योति राम भी अपने रिश्तेदार के लिए खून के बदले यहाँ खून दान कर रहे हैं।
मुंबई में करीब 60 ब्लड बैंक्स हैं। बड़े ब्लड बैंकों में शामिल जेजे महानगर ब्लड बैंक का कहना है कि खूनदान करने वाले बड़ी मुश्किल से सामने आ रहे हैं और ब्लड की मांग तेज है। रिश्तेदार खून के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और ब्लड बैंक मदद नहीं कर पा रहे। सर्जरी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट्स है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स है, काफ़ी सारे पेशेंट्स को रेगुलरली ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हम देख रहे हैं कि उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे पेशेंट के रिलेटिव्स बेचारे पूरा बम्बई घूम रहे हैं, फिर भी उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे रिलेटिव्स यहाँ आके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। कोई बंदा आता है कि हमको ब्लड चाहिए, तो हमको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप जब डोनर देंगे तभी हम ब्लड दे पाएंगे। तो काफ़ी हमको भी बुरा लग रहा है कि हमने इतना साल जब हमने सर्व किया है अभी नहीं कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम इस कि ब्लड ऐसी चीज़ नहीं है जो फैक्ट्री में बनाई जाए। जब तक लोग सामने आके डोनेट नहीं करेंगे तब तक हम ब्लड पेशेंट को नहीं दे पाएंगे। आसानी से मिलने वाले ब्लड ग्रुप भी नदारद हैं। जो ग्रुप हमको इजीली मिलते थे, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप का भी अभी बहुत शॉर्टेज चल रहा है। एक्चुअली इन हाउस कलेक्शन हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, बट हमारे कैंप कलेक्शन मंथली 3000 पर मंथ हमारा कलेक्शन होता था। आजकल मीन्स 1000-1200 बॉटल या 800 ऐसा हो रहा है, कम कलेक्शन है। कोविड बीमारी और वैक्सीन के बाद ब्लड डोनेशन को लेकर कई तरह के भ्रम हैं। जानकारों के मुताबिक वैक्सीन लेने के 15 दिनों के बाद और कोविड से रिकवरी के 28 दिनों के बाद रक्तदान किया जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे खबर है मध्य प्रदेश से। क्यों सुस्त हो रही है यहां पर टीकाकरण की रफ्तार। इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी और हमारे सूचना प्रकाशन मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सचिव कृषि डीजी साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सकें, उनकी उत्पादकता बढ़े, और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ होगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में 2 प्रकार के सदस्य हैं। एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित
कुछ राज्य जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं, वो चक्रानुक्रम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे। यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस क्षेत्र में परिवर्तन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो, इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे 3-4 प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा में हुए हैं। दूसरा आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आम तौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सद प्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगी। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव की फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके। संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी। वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता। तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर यह बंदिश लागू नहीं होगी। वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको
आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिषद रहे, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेंगी। प्रमुख रूप से मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना था। नमस्कार। आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय अनुराग जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सभी पत्रकार बंधु भाइयों एवं बहनों, आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। कैटेगरी 2 में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर उस वक्त हमारे पास था ही नहीं। ये पैसा का उपयोग करके 8,338 हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना लिया। वैसे ही कैटेगरी 3 में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर आज 10,011 हमारे पास बन चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास 50,000 ओनली थे, उसको बढ़ा के 4,17,396 आज के दिन में हो चुका है। इस तरह से ये 15,000 करोड़ रुपीस का उपयोग हुआ और उसका फायदा भी हमें हुआ। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो
तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। क्या हम टेलीमेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं? क्या हम टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते? उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते? उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन जब स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जेएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में पीएससी और सीएससी लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके, उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 आईसीयू बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है और उसमें 20% बच्चों के लिए विशेष हो, उसका हाइब्रिड यूज हो सके। बच्चों पेशेंट के रूप में आए तो वो आईसीयू में उसके लिए भी उपयोग हो सके और बड़े लोग आए उसके लिए भी उपयोग हो सके। ऐसा हाइब्रिड व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। कुल मिला के कभी आवश्यकता हो जाती है, कोई क्षेत्र में बढ़ गया, महामारी बढ़ी, तो उसके लिए हमें एक बड़ी साइज का फील्ड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता हो गई। तो उसके लिए भी 5,000 बेड और 2,500 बेड ऐसा करके 100 और 50 यूनिट में हम बना सके, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई। तो ऐसी स्थिति भविष्य में निर्माण न हो जाए, उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10,000 लीटर क्षमता की व्यवस्था, हमने स्टोरेज क्षमता की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो। ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, उसके लिए भी हमने इस पैकेज में व्यवस्था की है। कुल मिला के मेडिसिन की भी किल्लत ना हो जाए, सेंट्रल लेवल पर भी बफर स्टॉक के लिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 करोड़ रुपीस की मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रयोग करके बफर स्टॉक कर सके, ऐसी भी व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। कुल मिला के भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sirs. We'll now take a few questions. मनसुख जी, सबसे पहले आपको बधाई स्वास्थ्य मंत्री बनने की। मैं मधुरेंद्र न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ।
आपने जो पैकेज की घोषणा की, जाहिर तौर पर थर्ड वेव की तैयारियों के मद्देनजर और आगे की जो चुनौतियां हैं कोविड की, उसके लिए की गई है, लेकिन इसका टेन्योर लंबा रखा गया है, 9 महीने का टेन्योर, जबकि जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि अगस्त या सितंबर से थर्ड वेव शुरू हो जाएगी। तो जो सामने का थर्ड वेव है जिसको लेकर पूर्वानुमान है, उसको लेकर इस पैकेज में क्या व्यवस्था है? ये कोविड के सामने हमें सामूहिक लड़ना है और 9 महीने मैक्सिमम है। ये हम 3 महीने 2 महीने हमारी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन व्यवस्था हम करें, तुरंत ही आवश्यकता हुई तुरंत ही कर ले, हमें जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन ये लिमिटेशन मैक्सिमम है। हम अपेक्षा करते हैं कि शॉर्ट टाइम में ही हम पूरा करें। स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना है, स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता के अनुसार वो काम करेंगे और पूरा करेंगे। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि स्टेट को हर संभव हम मदद करें। हमने तो पहले भी जो SDRS से 28,000 करोड़ रुपए, उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है। सभी स्टेट गवर्नमेंट को कह के रखा है कि आपको इमरजेंसी में यूज होने की आवश्यकता हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। 58। नरेंद्र सिंह तोमर जी, रमन न्यूज़ 24 से बोल रहा हूं। आपने कहा कि आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए और आपने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, आपको लगता है कि आज के इस बड़े फैसले के बाद किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको आप अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन वापस लें, या आंदोलन वापस अगर वो नहीं लेते हैं तो बातचीत के लिए आप इनवाइट करेंगे उनको? किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सके। कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ समय रहते किसान यूनियन को उसके महत्व को समझना चाहिए। सारा देश उसके महत्व को समझ रहा है और मैं अभी भी आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूं कि कुल मिला के APMC के विषय को जिस प्रकार से कहा जा रहा था, तो ये इस निर्णय के बाद मैं समझता हूं इस पर विचार किया जा सकता है और विश्वास भी किया जा सकता है कि APMC समाप्त नहीं होगी। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। APMC राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है और APMC और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से APMC की क्षमता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता था कि MSP के लिए समस्या जाएगी, तो आप सब ने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तिलहन की भी खरीद बढ़ रही है और जहाँ के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहाँ के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार MSP पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूँ कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। 262। सर, मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया से। सर, क्या इस पैकेज में वैक्सीन्स को लेकर कोई इंक्लूजन है और वैक्सीन्स को लेकर क्या अभी रणनीति रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में
एक अगर तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीन एकमात्र निवारण दिखाई देता है। स्टेट्स भी कुछ किल्लत की बातें कर रहे थे। सारे देश में मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है और उसके लिए प्रोडक्शन और सप्लाई का मैप बना हुआ है। उसके आधार पर वैक्सीनेशन आज के दिन में हो रहा है। 25% वो प्राइवेट हॉस्पिटल अस्पताल के माध्यम से, 75% गवर्नमेंट की ओर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके लिए जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। Thank you, friends. We close the press conference now because the honourable ministers have to leave and join the Council of Ministers. सर, आनंद हूँ इंडिया टीवी से। कुछ लोगों को आपका ऐसा लगता है कि एलिवेशन जो है वो पसंद नहीं आया है। वो लोग आपके पुराने ट्वीट्स को निकालकर आपकी भाषा का मजाक उड़ा रहे, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो परफॉर्मेंस नहीं देखते, जिनका काम ही सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? उसके लिए मेरी कोई कमेंट नहीं।